मैं सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लास का जो टॉपिक चल रहा था, वो सरकार के संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे और पहले की क्लास के अंतर्गत हमने सरकार का अर्थ देखा और सरकार के अंगों के संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे थे। तो सरकार जो होती है, जैसा आप डियर स्टूडेंट्स सभी जानते हैं, सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है। सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के अंग और सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है, जिसमें एक जो आता है महत्वपूर्ण जो अंग है वो कौन सा है? व्यवस्थापिका। और दूसरा जो अंग होता है कौन सा होता है? कार्यपालिका। और सरकार का जो तीसरा अंग होता है वो कौन सा होता है? वो न्यायपालिका होता है। कौन सा होता है? न्यायपालिका। तो सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है। डियर स्टूडेंट्स, हम सरकार का अर्थ हमने देखा था कि जो सरकार होती है वो राज्यों को मूर्त रूप प्रदान करती है और राज्य के जो लक्ष्य और जो उद्देश्य होते हैं उनकी जो पूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा। देखिए, सरकार जो है राज्यों को मूर्त रूप प्रदान करती है। राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन राज्यों को वास्तविक रूप में जब हम देखते हैं तो किसके रूप में देखते हैं? सरकार के रूप में। तो आइए हम जो बात करेंगे वो सरकार का जो महत्वपूर्ण जो अंग है, पहला अंग व्यवस्थापिका के संदर्भ में हमारी क्लास रहेगी। और डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि हमने व्यवस्थापिका का पिछली क्लास के अंतर्गत अर्थ देखा था कि जो व्यवस्थापिका होती है वो सरकार का पहला महत्वपूर्ण अंग है और व्यवस्थापिका को अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों के नाम से जो है जाना जाता है, लेकिन व्यवस्थापिका का जो प्रमुख काम होता है वो देश के लिए कानूनों का क्या करना होता है? निर्माण करना होता है। और सभी देशों में जो है सामान्यतः व्यवस्थापिकाओं को जो है संसद के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत भी हमने व्यवस्थापिका के संदर्भ में देखा था कि कौन-कौन से जो है वहां पे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका या द्विसदनात्मक है। और व्यवस्थापिका को जैसे जापान में डाइट और चीन में जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। भारत में हम संसद बोलते हैं, लेकिन उसका जो वर्क होता है वो देश में क्या करना होता है? कानूनों का निर्माण करना होता है। ठीक है? तो व्यवस्थापिका के कार्यों के संदर्भ में हमारी क्लास रहेगी और व्यवस्थापिका का जो कार्य है, इसके कार्यों के अंतर्गत कार्यों में एक तो जो है कानूनों का क्या करना? निर्माण करना। ठीक है ना? कानूनों का क्या करना? निर्माण करना, यानी कानून निर्माण करना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो कानूनों का जो निर्माण किया जाता है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा। जैसे कानून बनाने की जो प्रोसेस होता है कि कानून बनने से पहले उसका जो प्रस्तावित जो प्रारूप होता है, कानून का प्रस्तावित प्रारूप, वो विधेयक कहलाता है। और विधेयक अगर द्विसदनात्मक है तो पहले एक सदन में लाया जाता है, पहले उसके बाद में दूसरे सदन में, और फिर उसके बाद में जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में होता है। तो कानून का जो निर्माण होता है, देखिए जैसे हमारे यहाँ संसद और संसद में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है ना? जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उसे कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है उसके पास भेजा जाता है और उसकी स्वीकृति के बाद में क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो व्यवस्थापिका का महत्वपूर्ण जो काम है, वर्क है, वो क्या है? वो कानूनों का क्या करना होता है? निर्माण करना होता है। इसके बाद में निर्वाचन संबंधी कार्य। ठीक है? निर्वाचन संबंधी कार्य, देखिए डियर स्टूडेंट्स, निर्वाचन संबंधी जो कार्य हैं कि इसके सदस्यों के द्वारा जो है चुनाव भी किए जाते हैं, निर्वाचन भी किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचन संबंधी इसका कार्य भी होता है। अर्थात संसद विभिन्न देशों में पदाधिकारियों का चुनाव करती है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, तथा फ्रांस और चीन में राष्ट्रपति का, जापान में पीएम का, स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च कार्यपालिका और पदाधिकारियों का जो चयन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? व्यवस्थापिका या विधायिका के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार को पूर्णतः बहुमत न मिलने की स्थिति में प्रतिनिधि सभा वहां भाग लेती है। और इसके बाद में जो वर्ग है वो आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर सरकार का जो दूसरा जो अंग होता है कौन सा होता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका पर क्या रखती है? ये नियंत्रण रखती है। ठीक है ना? कौन? व्यवस्थापिका या विधायिका। इसका ये भी एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका होती है व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है। और जो है
अतः व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जैसा कि वाल्टर बेजहाज ने कहा है कि व्यवस्थापिका का गठन वैसे तो औपचारिक रूप से विधि निर्माण के लिए होता है, परंतु उसका मुख्य कार्य कार्यपालिका का निर्माण करना, वह उस पर नियंत्रण रखना होता है। जैसा कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। जैसे डियर स्टूडेंट्स अनेक प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है। तो इस तरह के प्रस्तावों के द्वारा कार्यपालिका को किसमें रखा जाता है, नियंत्रण में रखा जाता है। तो व्यवस्थापिका का जो प्रमुख वर्क होता है वो कार्यपालिका पर क्या रखना होता है, नियंत्रण रखना भी होता है। इसके अलावा जो है जैसे कि प्रश्न या पूरक प्रश्न द्वारा विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आदि के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे अमेरिका में है डियर स्टूडेंट्स, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा दी गई नियुक्तियों व संधियों पर सीनेट की अनुमति आवश्यक होती है। साथ ही विधायिका महाभियोग के माध्यम से क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके वित्तीय कार्यों के। कौन से कार्यों के, वित्तीय कार्य। कौन से कार्य, वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल वर्क। तो आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में विधायिका राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि विधायिका की अनुमति के बिना जनता पर किसी प्रकार का जो है कर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना, कि इसकी अनुमति से जो है करारोपणों का निर्धारण किया जा सकता है, कर लगाए जा सकते हैं। बिना व्यवस्था की अनुमति के जनता पर किसी प्रकार का जो है टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना। इसके बाद में जो है कि इसी प्रकार से जो विधायिका होती है वो बजट पारित करती है। इस प्रकार आधुनिक समय में प्रत्येक देश की विधायिका वित्तीय संरक्षक होती है। जैसा कि मेडिसिन ने कहा, मेडिमिन ने, कि जिसके पास वित्तीय शक्ति होती है उसी के पास वास्तविक शक्ति होती है। उसके बाद में हम इसके वर्ग की बात करते हैं, न्यायिक कार्य। नेक्स्ट कार्य आता है न्यायिक कार्य। कौन सा कार्य, न्यायिक कार्य। जुडिशियल वर्क जो है और जो न्यायिक कार्य है इसके अंतर्गत कि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में विधायिका न्यायिक कार्य भी करती है। जैसे कि अमेरिका में सीनेट के द्वारा राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए न्यायालय के रूप में काम करती है। कौन करती है, सीनेट, ठीक है ना। अमेरिका में किसके द्वारा, सीनेट के द्वारा अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो उससे संबंधित जो जांच है, इसके अलावा उसके प्रस्ताव पर विचार कौन करती है, सीनेट करती है, तो न्यायालय के रूप में कार्य करती है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है। इसी प्रकार भारत में संसद को अर्ध न्यायिक शक्ति प्राप्त है। कैसी शक्ति प्राप्त है, अर्ध न्यायिक। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसको, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा को। ध्यान रखना कि स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रीय सभा है उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा और हम वर्ग की बात करें तो संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। संविधान में संशोधन संबंधी कार्य, ठीक है ना। संविधान में संशोधन संबंधी, डियर स्टूडेंट्स, जो है कि संशोधन का कार्य भी करती है व्यवस्थापिकाएं। और लोकतांत्रिक समाजों में विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो संविधान में संशोधन करना है। परंतु सभी देशों में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। और संशोधन की जो प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, वो मोस्टली रूप में तीन है कि एक तो संसद अपने दोनों सदनों के साधारण बहुमत से जो है संशोधन करती है। इसके अलावा दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, और इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत प्लस में आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से। क्योंकि भारतीय जो संविधान है वो जटिल भी है तो कैसा है, लचीला भी है, ठीक है ना। तो जो व्यवस्थापिका होती है वो संविधान में संशोधन संबंधी कार्य भी करती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ग आता है इसका विदेश नीति पर नियंत्रण। नेक्स्ट कार्य की बात करें तो विदेश नीति पर नियंत्रण। विदेश नीति पर नियंत्रण का भी जो है वर्क करती है ये। देखिए कि व्यवस्थापिका राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की देखभाल करती है, अर्थात किसी भी देश की सरकार या मंत्रिमंडल द्वारा विदेश नीति के निर्माण में व्यवस्थापिका से क्या लेनी होती है, स्वीकृति लेती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक जो राज्य होता है, राज्य को किसी न किसी रूप में दूसरे देशों की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए जो है वह अपने विदेश नीति का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो अपनाई जाती जो नीति है जिसमें अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा जाता है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए उसी को फॉरेन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो विदेश नीति पर भी जो है व्यवस्थापिका नियंत्रण रखती है। और
अन्य कार्यों की बात करें जैसे कि प्रतिनिधित्व का कार्य करती है, हित स्वरूपीकरण का कार्य करती है, राजनीतिक समाजीकरण का भी कार्य करती है, और भारत जैसे देशों में राज्यों को पुनर्गठन व आपातकाल के अनुमोदन से संबंधित भी जो है क्या करती है, कार्य करती है। इसके बाद में जो व्यवस्थापिका का जो गठन है, देखिए गठन की बात करें, ये तो हो गए इसके प्रमुख रूप से वर्ग हो गए, ठीक है ना, कार्य। व्यवस्थापिका के क्या हो गए, कार्य हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो कानून निर्माण संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी कार्य, इसके अलावा वित्तीय कार्य, न्याय कार्य, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य भी करती है, और विदेश नीति पर क्या रखती है, नियंत्रण भी रखती है। इसके अलावा राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है व्यवस्थापिका के द्वारा, और जो है हित स्वरूपीकरण होता है डियर स्टूडेंट। और इसके अलावा जो है भारत जैसे देशों में राज्यों को पुनर्गठन और आपातकाल के अनुमोदन से संबंधित भी जो है क्या करती है, कार्य करती है। अब अपन बात करते हैं व्यवस्थापिका के गठन की, ठीक है। व्यवस्थापिका का गठन, व्यवस्थापिका का गठन, व्यवस्थापिका का गठन। देखिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के प्रारंभ में अधिकांश देशों में एक सदनीय व्यवस्थापिका हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपरिहार्य या आवश्यक माना गया, ठीक है। पहले जो है कि ज्यादातर जो देश थे, कंट्री थे, उनमें एक सदनीय व्यवस्थापिका थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को क्या माना गया, अपरिहार्य माना गया। यानी जो व्यवस्थापिका है विधायिका है, उसके मोस्टली रूप में 2 सदन है, और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, जैसे चाइना है। इसके अलावा जैसा कि सर हेनरी मैन ने कहा कि किसी भी प्रकार के द्वितीय सदन होना अपरिहार्य है, इसके विपरीत लास्की का मत है कि यह गलत है कि संघ की रक्षा के लिए दूसरा सदन कोई प्रभावशाली गारंटी है। वर्तमान में अधिकांश देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जैसा कि विद्वानों के अनुसार द्विसदनीय व्यवस्थापिका या विधायिका के जो गुण हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, मोस्टली रूप में कि प्रथम सदन के निरंकुशता पर रोक लगती है, जल्दबाजी में पारित कानूनों पर रोक लगती है, और लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार है, प्रथम सदन की सहायता के लिए आवश्यक है, जनमत के निर्माण में सहायक उच्च स्तर के विचारों की अभिव्यक्ति होती है, और अनुभवी व कार्य कुशलता अर्थात उच्च सदन में योग्य और कार्य कुशल व्यक्ति चुने जाते हैं, जिसकी राजनीतिक परिपक्वता अनुभव से देश को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। इसके अलावा संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप भी होती है कि संघात्मक व्यवस्था में प्रथम सदन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो दूसरा सदन होता है, उच्च सदन होता है, वो इकाइयों व राज्यों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि भारत में जो लोकसभा है वो संपूर्ण देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, सदन होता है, और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, संघ की इकाइयों यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, सदन है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के जो समर्थक है, जैसे दिसजिविक है, ब्लंसली, गेटेल, बार्कर, लेगविक व मिल आदि विचारकों ने जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का क्या किया है, समर्थन किया है, और वर्तमान में दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव व्यवस्थापिका पर पड़ा। यद्यपि व्यवस्थापिका आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के कारण इसके कार्य में क्या आ रही है, कमी आ रही है। व्यवस्थापिका के पतन की चर्चा ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में की है। ध्यान रखना कि व्यवस्थापिका के पतन की जो चर्चा है वो किसने की है, ब्राइस ने, ठीक है ना। इनकी जो पुस्तक थी, ब्राइस की जो पुस्तक थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, इनकी जो पुस्तक रही है कौन सी रही है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंतर्गत इनकी पुस्तक थी मॉडर्न डेमोक्रेसी, ठीक है ना। ये किसकी पुस्तक है, ये ब्राइस की है, और ब्राइस ने इसमें इसकी चर्चा की है व्यवस्थापिका के पतन की। मॉडर्न डेमोक्रेसी में ब्राइस ने व्यवस्थापिका के पतन को व्यवस्थापिका का रोग कहा, और इस पुस्तक में इसको समझने का प्रयास किया। रॉबर्ट सिबोन ने 20वीं सदी के युग को चिंता का युग कहा, क्योंकि राष्ट्रीय संकटों में लगातार वृद्धि हुई है, और इन संकटों का समाधान कर पाने में विधायिका क्या रही है, असफल जो है साबित हुई है। केसी बियर की पुस्तक का नाम लेजिस्लेचर में निरपेक्ष दृष्टिकोण में तो व्यवस्थापिकाओं के कार्य में वृद्धि हुई है, परंतु कार्यपालिका के सापेक्ष इसकी शक्ति करीब करीब सभी पहलुओं में जो है कम हुई है। अब डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं व्यवस्थापिका की शक्ति में ह्रास के कारण। व्यवस्थापिका की शक्तियों में जो कमी आई है, एक तो जो है कार्यपालिका की शक्ति में क्या होना, वृद्धि होना, ठीक है ना। व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास के कारण, यानी किस तरह से जो है व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास, यानी इसमें जो कमियां आई हैं उसकी जो कारण है ह्रास के कारण। विशेष रूप से जो है काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवस्थापिका की शक्ति के ह्रास के मोस्टली कारण कौन कौन से हैं।
एक तो कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होना, कार्यपालिका की शक्तियों में, कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि का होना, कार्यपालिका की शक्तियों में किसका होना, वृद्धि का होना। देखिए कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि का होना, जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद के सत्र बुलाना, उसको समाप्त करना, निम्न सदन को भंग करना, विधेयक प्रस्तुत करना, बजट तैयार करना आदि कार्यों से कार्यपालिका संसद को क्या करती है, नियंत्रित करती है और व्यवस्थापिका के कार्यों का क्या हुआ है, पतन हुआ है। इस प्रकार से कार्यपालिका की शक्तियों में जब वृद्धि होती है तो निश्चित रूप में जो है व्यवस्थापिका की शक्तियों में क्या आई है, कमी आई है। दूसरा जो कारण है, एक तो प्रदत्त व्यवस्थापन, प्रदत्त व्यवस्थापन। देखिए प्रदत्त जो व्यवस्थापन है इसमें के आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थापिकाओं में व्यवस्थाओं में स्विट्जरलैंड की देन है। प्रदत्त जो व्यवस्थापन है ये देश किसके, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड की क्या है, देन है। डियर स्टूडेंट्स, जब व्यवस्थापिका के पास में कार्यों की अधिकता होती है तो कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिए कार्य जो है किसको सौंप दिए जाते हैं, कार्यपालिका को। तो इसी को जो है प्रदत्त व्यवस्थापन के नाम से जाना जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड की देन है। और प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण से भी जो है व्यवस्थापिका की शक्तियों में क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। इसके अलावा संसदीय व्यवस्थाओं में प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण व्यवस्थापिका के कार्य कार्यपालिका को हस्तांतरित किए गए, जिस कारण व्यवस्थापिका की कानून निर्माण की शक्ति मिश्रित हो गई है। नेक्स्ट, दलीय अनुशासन। नेक्स्ट बात करें तो दलीय अनुशासन क्या होता है, दलीय अनुशासन। दलीय अनुशासन के अंतर्गत अर्थात व्यवस्थापिका के सदस्यों के ऊपर दलीय अनुशासन के रूप में सचेतकों का नियंत्रण होता है। जैसा कि एलन बाल ने कहा कि 20वीं शताब्दी में अनुशासित दलों कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति व उसके बढ़ते हुए क्षेत्र में विधायिका का पतन कर दिया है। इसके अलावा न्यायपालिका की भूमिका के कारण से भी जो है और लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का होना, ये सभी जो है कारण है, ये व्यवस्थापिका की शक्ति में ह्रास के कारण है। संचार साधनों का प्रभाव, विदेशी संबंधों की प्रधानता और व्यवस्थापिका में कम योग्यता वाले व्यक्तियों की उपस्थिति का होना, ये भी व्यवस्थापिका की शक्ति में ह्रास का कारण है। सेना पर नियंत्रण, तो जिस अनुपात में व्यवस्थापिका के कार्यों में वृद्धि हुई है और कमी हुई है, उसी अनुपात में कार्यपालिका के कार्यों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इस भूमिका को कार्यपालिका के कार्यों में एकीकरण की प्रवृत्ति में संशोधित जो है किया गया। इसके अलावा आर से मेडिक्रिस के अनुसार एकीकरण का तात्पर्य कार्यपालिका द्वारा विभिन्न प्रकार के हितों मांगों में समन्वय स्थापित करना है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं कार्यपालिका की। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन, तो ये तो था व्यवस्थापिका का अर्थ और व्यवस्थापिका के कार्य और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी के कारण। नेक्स्ट, कार्यपालिका। कार्यपालिका देखिए, कार्यपालिका मोस्टली रूप में दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका जो है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। और दो प्रकारों में एक तो जो है वास्तविक कार्यपालिका आती है। कौन सी कार्यपालिका आती है, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। और एक जो आती है, कौन सी आती है, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। तो मोस्टली रूप में कार्यपालिका को कितने भागों में बांटा गया है, दो में बांटा गया है। कौन कौन से में, एक तो वास्तविक कार्यपालिका और एक जो होती है वो कौन सी होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका है, देखिए वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत जो है इसमें भी जो है, सॉरी पहले बात करते हैं अपन वास्तविक की। और वास्तविक में जो है एक तो होती है एकल कार्यपालिका। वास्तविक में कौन सी होती है, एक तो होती है एकल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका। और एक होती है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका कहां पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ठीक है ना, एक तो एकल कार्यपालिका हो गई और एक कौन सी हो गई, बहुल कार्यपालिका। ये इसके दो रूप हैं। और जब हम नामांतर की कार्यपालिका में बात करते हैं तो इसके मोस्टली रूप में जो है दो आते हैं, एक तो निर्वाचित, एक तो जो है निर्वाचित कार्यपालिका, निर्वाचित, ठीक है। और एक जो है वंशानुगत, वंशानुगत कार्यपालिका, ये ब्रिटेन में देखने को मिलती है।
तो निर्वाचित जो है, निर्वाचित में भी जो है दो रूप है इसके। निर्वाचित के जो है एक तो राजनीतिक और एक गैर राजनीतिक। एक तो कौन सा हो गया निर्वाचित में राजनीतिक, और एक जो है गैर राजनीतिक। एक राजनीतिक हो गया और एक कौन सा हो गया गैर राजनीतिक हो गया। और जो राजनीतिक है, राजनीतिक में मोस्टली रूप में हम बात करें तो लोकतांत्रिक, सर्वाधिकारवादी और औपनिवेशिक। और लोकतांत्रिक में जो है संसदीय आती है, सर्वाधिकारवादी में अध्यक्षात्मक आती है, और एक जो आती है औपनिवेशिक में वो मोस्टली रूप में जो आती है कौन सी आती है लोकतांत्रिक के अंतर्गत बात करें तो संसदीय, अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। तो कार्यपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करता है लागू करता है। ठीक है, कार्यपालिका का जो वर्क है वो मोस्टली कौन सा है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को जो लागू करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, वो कार्यपालिका करती है। इसके अलावा ध्यान रखना इसका जो कार्यपालिका का जो वर्क है, कार्य है, कार्यपालिका का कार्य, कार्यपालिका का कार्य, और इसका जो कार्य है कौन सा है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या करना लागू करना। व्यवस्थापिका के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना लागू करना। ठीक है, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को जो लागू करने का जो काम करती है कौन करती है कार्यपालिका करती है। और राजनीति विज्ञान में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग संकुचित और व्यापक दोनों अंगों में किया है, अर्थों में किया है। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत देखिए पीएम, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद तथा प्रशासनिक अधिकारियों का वह समूह शामिल होता है जो नीतियों को लागू करता है। कौन कौन आते हैं व्यापक अर्थ में, तो प्रधानमंत्री आ गया, राष्ट्रपति आ गया, इसके अलावा मंत्रिपरिषद आ गई, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों का वह समूह शामिल होता है जो मोस्टली रूप में नीतियों को लागू करता है। जबकि संकुचित अर्थ में कार्यपालिका का अर्थ राज्य या शासन के प्रधान के रूप में किया जाता है। ठीक है, केवल एक प्रधान के अर्थ के रूप में किया जाता है, जबकि व्यापक अर्थ में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और प्रशासनिक अधिकारी इसमें आते हैं। इसके अलावा जो है गार्नर के अनुसार कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र घूमता है। ध्यान रखना ये डेफिनेशन किसकी है, गार्नर के अनुसार। किसके अनुसार, गार्नर के अनुसार। किसके अनुसार, गार्नर के अनुसार। इन्होंने लिखा है कि कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका, कौन, कार्यपालिका वह धुरी है, कार्यपालिका वह धुरी है, कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर, यानी कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र घूमता है, जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र घूमता है। ठीक है ना, ये जो प्रशासन तंत्र होता है वो किसके चारों ओर होता है, वो कार्यपालिका के चारों ओर होता है। तो कार्यपालिका को एक ऐसी दूरी माना है किसने, गार्नर ने। गार्नर कहते हैं कि कार्यपालिका वह दूरी है जिसके चारों ओर प्रशासन जो होता है वो घूमता है, अर्थात इसके इर्द गिर्द कौन होता है, प्रशासन होता है। फाइनर कहते हैं कि कार्यपालिका सरकार का वह निकाय है जो व्यवस्थापिका व न्यायपालिका से बचे हुए कार्यों को संपादित करता है। इसके बाद में देखिए एकल कार्यपालिका का जो श्रेष्ठ उदाहरण है, एकल कार्यपालिका की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति, इसके अलावा इंग्लैंड और कनाडा के पीएम। जबकि बहुल कार्यपालिका का उदाहरण स्वीकार्य संघीय परिषद है जिसमें 7 सदस्य होते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और सोवियत रूस की 37 सदस्यों वाली कार्यपालिका जिसमें सुप्रीम सोवियत था जिसे परमेडियम कहा जाता था। इसके बाद में कार्यपालिका के कार्य, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके कार्यों के। ठीक है ना, तो कार्यपालिका के जो कार्य हैं उसमें एक तो प्रशासनिक कार्य, कौन से कार्य, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य। और जो प्रशासनिक कार्य, देखिए प्रशासनिक कार्यों में क्या होता है कि राज्य के आंतरिक प्रशासन के लिए, राज्य के जो अंदर का आंतरिक जो प्रशासन जो चलाया जाता है, राज्य के आंतरिक प्रशासन के लिए कार्यपालिका कार्य करती है। राजनीतिक कार्यपालिका की सहायता के लिए या नीतियों को लागू करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक इसमें क्या होता है, अधिकारी होते हैं। किसके अंतर्गत होता है, कार्यपालिका के अंतर्गत होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, देश का जो आंतरिक जो प्रशासन जो चलाया जाता है मोस्टली रूप में किसके द्वारा चलाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा चलाया जाता है। तो ये इसके प्रशासनिक कार्य होते हैं।
इसके बाद में हम बात करें तो विधायी कार्य, कौन से कार्य? विधायी कार्य। कौन से कार्य? विधायी। विधायी का मतलब किससे होता है? जुडिशियल से रिलेटेड होता है, कानूनों से संबंधित होता है। तो जो विधायी कार्य हैं इसमें कि यद्यपि विधायी या कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका का होता है, परंतु भारत जैसे संसदीय प्रणाली वाले देशों में संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, अध्यादेश जारी करना, विधेयक पेश करना, निचले सदन को भंग करना आदि कार्यपालिका के द्वारा ही जो है कार्य किए जाते हैं। तो ये इसके विधायी कार्य हैं। इसके अलावा न्यायिक कार्य की हम बात करें, इसकी बात करें न्यायिक कार्य, न्यायिक से संबंधित जो है विधायी का मतलब किससे हो गया? कानून निर्माण से, न्यायिक कार्य न्याय से। तो भारत जैसे संसदीय देशों में कार्यपालिका न्याय कार्य भी करती है, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, राष्ट्राध्यक्ष को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, ये राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति किसमें आता है? कार्यपालिका का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। तो न्याय कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा वित्तीय कार्य और सैनिक कार्य की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करना। इसके अलावा अन्य कार्यों की बात करें तो जैसे कि राष्ट्र निर्माण के लिए योजना बनाना, विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना और विदेशों में आर्थिक कार्यों की क्या करना? घोषणा करना। ठीक है ना? इसके बाद में हम बात करते हैं कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण। देखिए, एक तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कार्यपालिका की शक्तियों में जो वृद्धि हुई है हमने उसके व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास के कारण देखें। अब अपन प्रमुख रूप से इसकी शक्ति में वृद्धि के कारणों की बात करेंगे। कार्यपालिका की शक्तियों में, कार्यपालिका की शक्तियों में, कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण, कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारण एक तो कौन सा है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। कौन सी अवधारणा? कल्याणकारी। डियर स्टूडेंट्स, कल्याणकारी अवधारणा को अपनाया गया है हमारे यहाँ पे, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। और कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक जनता का क्या करना? हित करना, राज्य में कल्याण की स्थापना करना। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण इसकी शक्ति में वृद्धि हुई है और व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास, ठीक है ना, या कमी। व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास का होना। ह्रास का मतलब क्या हो गया? कमी आना, ठीक है ना, ह्रास होना यानी व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी का होना, जिसके कारण से कार्यपालिका की शक्तियों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रदत्त व्यवस्थापन और प्रदत्त व्यवस्थापन की हमने अभी बात की थी। प्रदत्त व्यवस्थापन वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के पास, कौन? व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका के पास कार्यों की अधिकता होने के कारण से जो है कुछ कार्य किसको सौंप दिए जाते हैं? कार्यपालिका को सौंप दिए जाते हैं कानून बनाने के लिए, तो उसको प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण से भी जो है इसकी शक्तियों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है कार्यपालिका के। इसके अलावा दलीय अनुशासन, शासन की दलीय अनुशासन। नेक्स्ट आता है दलीय अनुशासन, और दलीय अनुशासन के माध्यम से जो है कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके बाद में शासन की प्रकृति में तकनीकी प्रवृत्ति का होना। रॉबर्ट सी बॉम ने 20वीं सदी को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के सहसंबंध की सदी कहा है और समकालीन समय में कार्यपालिका में शक्ति में वृद्धि को देखते हुए रेमजमोर ने इसे मंत्रिमंडल की क्या कहा है? तानाशाही कहा है। घरेलू व अंतरराष्ट्रीय संकट कार्यपालिका की शक्ति में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमने मोस्टली रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संदर्भ में बात की। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो क्लास रहेगी वो न्यायपालिका के संदर्भ में हमारी जो है चर्चा रहेगी। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।